प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज वन नेशन वन इलेक्शन के प्रपोजल को अप्रूव किया गया है। दरअसल इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी सितंबर 2023 में, उसने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। यानी रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी उसने अपने 18,626 पन्ने की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। उसके बाद वो सरकार को मिली थी और उसी के आधार पर, यानी रामनाथ के द्वारा उनकी जो कमेटी है रामनाथ कोविंद की, उसके द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई, उसके आधार पर एक प्रपोजल तैयार किया गया जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन का जिसे ड्राफ्ट बताया गया और उसे मोदी कैबिनेट ने आज अप्रूव किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है, चूँकि लगातार बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन उनकी सोच है, इससे देश में जो एक चुनाव की वजह से विकास की रफ्तार रुक जाती है, खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, उस पर किसी न किसी तरह से ब्रेक लगाना है और इसलिए इस पर लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी ने भी इसके लिए एक वक्त में पूरा कैंपेन चलाया था और आज एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक स्टेप आगे इस दिशा में मोदी कैबिनेट बढ़ी है। तो चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा है अभी भी वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसके सामने, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो ड्राफ्ट है, प्रपोजल है, उसको मोदी कैबिनेट ने आज हरी झंडी दे दी है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर में आज 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों का काफी जोश देखा और लोग सुबह सवेरे से ही लंबी कतारों में पोलिंग स्टेशन पर नजर आए अपने वोट डालते हुए और यहाँ युवाओं और बुजुर्गों के अलावा भारी तादाद में महिलाएं भी वोट करती हुई दिखाई दी पूरी कश्मीर घाटी में। और कश्मीर घाटी के अंदर कई जगहों पर इसी तरह से महिलाओं के लिए वुमेन पोलिंग स्टेशन खासतौर पर बनाए गए थे और सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगातार अभी भी घाटी के अंदर मतदान हो रहा है। पोलिंग जो है जम्मू कश्मीर में इस बार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ही 60% से भी ऊपर रिकॉर्ड की जा सकती है और 219 उम्मीदवार जो आज पहले चरण के लिए मतदान में यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम से यहाँ पर बंद हो जाएगा। कैमरामैन शीत के साथ आसिफ साबाना, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा के पहले चरण का मतदान हो रहा है। कुल 24 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू रीजन की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। डोडा, किश्तवाड़, रामबन ये 3 जिले हैं जिसमें 8 सीटें आती हैं। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर आप देखिए कि जो मतदाता है उनकी अच्छी खासी जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। ये दिखाता है कि आम मतदाताओं में इन चुनावों को लेकर कितना ज्यादा उत्साह है। लोकतंत्र का महापर्व है और लोग अच्छी खासी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा, हर किसी की अपनी अपनी राय है। हम इस समय बनिहाल में है, ये बनिहाल विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर आप देखिए कि महिलाओं से हमने बात की, फर्स्ट टाइम वोटर से हमने बात की, युवाओं से हमने बातचीत की। हर किसी के अपने अपने मुद्दे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है वो विकास का है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 बनिहाल। राहुल गांधी को लेकर कुछ बीजेपी नेताओं ने जो बयान दिए, जिसको लेकर अब कांग्रेस पूरी तरीके से हल्ला बोलने के मूड में है और आज दिल्ली में जगह जगह कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस वक्त मैं डीडीयू जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है वहां पर मौजूद हूं, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर है। वहीं पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो महिला विंग हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, इसके अलावा जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिन बीजेपी नेताओं ने जो राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिए हैं और यहाँ तक कि अजय माकन जो है उन्होंने ये भी कहा, आज जब उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की तुगलक रोड थाने में, तो उसमें कहा कि सीधे सीधे राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उसके बावजूद बीजेपी का जो आलाकमान है वो अपने नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसके बाद आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर बीजेपी के मुख्यालय तक जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर प्रॉपर बैरिकेडिंग की हुई है और आगे यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार इसको लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आज तुगलक रोड थाने में 4 बीजेपी के 4 नेताओं के खिलाफ नामजद
शिकायत दर्ज करी। दरअसल इन चारों नेताओं ने पिछले कुछ दिनों में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बारे में जिस तरीके से अपमानजनक और धमकी वाले शब्द प्रयोग किए थे, इसको लेकर अजय माकन ने आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल पिछले दिनों में पूर्व बीजेपी विधायक तविंदर मारवा, शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके के बयान ये लोग दे रहे हैं, वही बीजेपी का नेतृत्व इसकी ना निंदा कर रही है, ना उन्हें रोक रही है। उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी नेता को राहुल गांधी की दादी के लिए दिए गए बलिदान को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि राजनीति इस स्तर तक कभी नहीं गिरी जिस स्तर तक अब गिर गई है, और इन बीजेपी नेताओं को बीजेपी का जो नेतृत्व है, खासकर उनका इशारा गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा और मोदी जी की तरफ था कि उन्होंने भी इन नेताओं को इस तरीके की टिप्पणी करने के लिए ना निंदा की, ना ही उन्हें रोकने की कोशिश की। विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल रोहतक में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक गरीब, महिला, युवा, किसान और कम आय वाले लोगों के लिए बीजेपी अपने संकल्प पत्र में बड़ी घोषणाएं कर सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी ने संकल्प पत्र के लिए कमेटी भी बनाई थी और उस पर फोकस यही था कि इस बार युवा, महिला, किसान, मजदूर और पिछड़ों को साधने के लिए बेहतर घोषणाएं की जाए, और इसके लिए आम लोगों से भी सलाह मांगी गई थी कि बीजेपी को अपने घोषणा पत्र में क्या शामिल करना चाहिए। वो तमाम प्रक्रिया पूरी हो गई और अब घोषणा पत्र बनकर तैयार है। कल इसे जारी कर दिया जाएगा। जो कमेटी के अध्यक्ष हैं मैनिफेस्टो कमेटी के, वो भी इस दौरान, ओम प्रकाश धनखड़ भी इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। इस बार बीजेपी ने लोगों से जो सुझाव मांगे थे उसे 15 लाख से ज़्यादा सुझाव मिले हैं, और इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने भी राज्य का जो मैनिफेस्टो है उस पर विशेष फोकस किया है। बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में है, इसलिए वहां कराए गए विकास कार्य और मेरिट के आधार पर जो नौकरियां दी गई है उसके दम पर भी बीजेपी वोट मांग रही है। इसके अलावा पार्टी युवा, महिला, किसानों के साथ साथ व्यापारियों, मजदूरों और पिछड़ों को साधने की भी तैयारी में है। इस बार हरियाणा का चुनावी मुकाबला काफ़ी कड़ा है, इसलिए बीजेपी लोअर यानी कि कम आय वाले जो लोग हैं उन पे फोकस कर रही है। उनकी संख्या वोटर के लिहाज से काफ़ी बड़ी है, इसलिए पार्टी सालाना 1,80,000 से कम आमदनी वाले परिवारों और लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं कल के संकल्प पत्र में कर सकती है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी और जेडीयू के बीच बड़े भाई और छोटे भाई को लेकर खींचतान जारी है, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन में शामिल चिराग पासवान की लोजपा और जीतन राम मांझी की हम में भी लगातार नाराजगी सामने आ रही है। दरअसल एक तरफ जहां पे सरकार ने कई बोर्डों का गठन करना शुरू कर दिया है और इन बोर्डों के गठन में सिर्फ जेडीयू और बीजेपी के लोग को ही शामिल किया गया है, जिसको लेकर गठबंधन में शामिल लोजपा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की हम पार्टी के नेता नाराज हैं। उनका कहना है कि हम भी गठबंधन में हैं, सरकार में हैं, तो हमारी भी भागीदारी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने साफ तौर पे कह दिया है कि लोजपा आर और हम ये दोनों बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी अपने कोटे से इन दोनों पार्टियों के नेताओं को एडजस्ट कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अब बड़े भाई और छोटे भाई की लड़ाई इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जेडीयू ने दावा किया है कि इस बार विधानसभा में वो बराबरी की लड़ाई लड़ेगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से अपनी वेबसाइट पर एक सूची जारी की गई है बकायादारों की, जिन पर लाखों का बिजली का बिल बकाया है। उनमें पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और कई अफसरों के बंगलों के नाम हैं, बंगलों के एड्रेस हैं, जिन पर लाखों के बिल बकाया गए हैं। आपको बता दें कि अगस्त तक का एक सूची बनाई गई थी बिजली कंपनी की तरफ से। इस सूची में जो नाम दर्ज किए गए हैं बंगलों के, भोपाल के आसपास के हैं। भोपाल के भी बंगले हैं जिनमें पूर्व सांसद भी रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, और इस पूरी सूची में उन पर बकायादारों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। आपको बता दें कि दरअसल जो सरकारी बंगले होते हैं, इनका रखरखाव और इनके मेंटेनेंस और यहाँ तक कि इनके बिजली बिलों की भुगतान की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की तरफ से होती है, लेकिन पीडब्ल्यूडी की तरफ से इसका भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते बकायादारों की सूची में उन पतों को जारी किया गया है। साथ में उनकी राशि भी तय की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा राशि उस बंगले की है राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं। उनका बंगला है जिन पर 1 लाख से ऊपर की बकायादारी उस बंगले की है, जिस पर बिजली का बिल नहीं चुकाया गया है। अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि ये तमाम बंगले में कहीं ना कहीं जो है बड़े कद के नेता या बड़े कद के अफसर इसमें रहे हैं या अभी भी रह रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल।
राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि यह विधानसभा उपचुनाव भजनलाल सरकार के लिए किसी एसिड टेस्ट से कम साबित नहीं होने वाला और यही कारण है कि वह इन उपचुनावों को लेकर जोर शोर से तैयारी करेगी। इसके लिए आज राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर में मौजूद थे। जिन इलाकों में चुनाव होना है वहां के नेताओं और प्रतिनिधियों से बातचीत की और इस बात को समझने की कोशिश की कि आम जनता की भावना इस वक्त इन विधानसभा चुनावों को लेकर इन क्षेत्रों में क्या है, कांग्रेस से वे किस तरह की उम्मीद रखते हैं और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को कितने बेहतर तरीके से जनता के बीच में वे ले जाकर बताने की कोशिश करेंगे कि नई बीजेपी सरकार ने किस तरह उन्हें बंद करते हुए जनता के हितों की उपेक्षा की है। फिलहाल राजस्थान कांग्रेस ने अपनी ओर से जहां तैयारियां शुरू कर दी है, वहीं बीजेपी की ओर से भी इसी तरह की लगातार कोशिशें जारी है और दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपने राजनीतिक समीकरण बनाने बिगाड़ने में लगे हुए हैं। यही देखना होगा कि जब विधानसभा उपचुनाव का ऐलान होगा तो दोनों पार्टी किस नई रणनीति के साथ चुनाव मैदान में नजर आती है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने खास प्लान तैयार किया है। आकाश आनंद के लिए नया चुनावी रथ भी तैयार किया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने भी तैयारी तेज कर दी है। हरियाणा में चुनावी प्रचार के लिए बीएसपी ने आकाश आनंद के लिए खास रणनीति बनाई है। अब आकाश आनंद हरियाणा के गांव-गांव जाकर चौपाल करेंगे और खुद को लोगों से जोड़ेंगे। आकाश की चौपाल के लिए पार्टी ने बाकायदा एक स्पेशल रथ भी तैयार कराया है, जिसमें आकाश आनंद गाँव में जाकर लोगों से बसपा के पक्ष में वोट मांगेंगे। पार्टी सूत्रों का ये दावा है कि आकाश आनंद इस बार चुनाव में बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं बल्कि गांव में जाकर चौपाल लगाएंगे, जिससे लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके और पार्टी को उसका लाभ भी मिल सके। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र 7 गारंटियों के साथ जारी कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में इस घोषणा पत्र को जारी किया और उनके साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयमान के साथ साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पंजाब में विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप बाजवा के साथ साथ अजय माकन भी इस मौके पर उपस्थित थे और सभी ने हरियाणा के लोगों के साथ इन गारंटियों को लेकर वायदा किया है कि किसानों को कानूनी रूप से एमएसपी की गारंटी दी गई है। इसके साथ साथ 2 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा और वहीं पर महिलाओं के खातों में भी 2000 रुपया प्रति महीना के हिसाब से डाले जाएंगे। वहीं पर गरीब लोगों को उनके मकान बनाने के लिए भी 3.5 लाख दिया जाएगा और वहीं पर 100 गज के प्लाट भी दिए जाएंगे और जो गरीब हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता उनके लिए भी 25 लाख रुपए तक की व्यवस्था की जा रही है। और कांग्रेस ने और भी बहुत सारी जो गारंटियां हैं और वहीं पर जो पहला फेज़ था आज दिल्ली में संपन्न हुआ तो दूसरा फेज़ चंडीगढ़ में जारी किया जाएगा, जिसमें आने वाले समय में कुछ और महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। चुनावी राजनीति में एक और ठाकरे की एंट्री हो सकती है। खबर है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकर्ताओं और नेताओं की इच्छा है कि अमित ठाकरे चुनाव लड़ें, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। इसके लिए जो एमएनएस के नेता हैं वो 3 सीटों का चयन कर रहे हैं। 3 सीटों में से किसी एक सीट पर से जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके पहले ठाकरे परिवार से कोई पहली बार चुनाव में आया था, वो था आदित्य ठाकरे का नाम। आदित्य ठाकरे 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़े। इससे पहले ठाकरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ता था। खबर ये भी है कि अमित ठाकरे अगर चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है महायुति उस सीट पर उनको सपोर्ट कर दे, क्योंकि महायुति से जो राज ठाकरे हैं उनकी गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाने के बाद अब राज ठाकरे ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, यानी अपने बल पर एमएनएस इस बार चुनाव लड़ेगी। लेकिन ऐसी चर्चा जरूर है कि अगर राज ठाकरे के बेटे चुनाव लड़ते हैं तो महायुति उनको उस सीट पर सपोर्ट कर सकती है। कर्मांचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। पश्चिम बंगाल में 7 जिलों में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है, जिसको लेकर पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम
और वहीं हावड़ा और हुगली में सबसे ज्यादा जो निचले स्तर है वहां पे बाढ़ का पानी देखा जा रहा है। लोगों के घरों में पानी डूब चुका है, जिससे लोगों को खाने पीने की जो सामान है पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इसको लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से मदद पहुंचा रहा है। लोगों को ऊपरी जो स्थान है उचले वहां पे ले जाया जा रहा है। राहत बचाव कार्य चल रहा है। वहीं जो नवन्नव है पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय है वहां पे मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि कहां पे किस जगह पे लोग फंसे हैं, उन्हें कैसे मदद किया जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ही पहल कर रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हावड़ा के उलबेड़िया में दौरा है और जो लोग फंसे हैं उन्हें बचाने का काम किया जा रहा है। यानी लोगों को खाने पीने से चीजों को लेकर मेडिसिन की सभी व्यवस्था कराई जा रही है और लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बाढ़ पे नजर बनाई हुई है। और जिस तरह से झारखंड से डीवीसी का पानी छोड़ा जा रहा है, वहीं पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन से भी फोन से बातचीत किया है और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लगातार यहाँ पे जो लोग फंसे हैं और बचाव और राहत कार्य जारी है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 हावड़ा।